हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम विल से रिलेटेड प्रोविजन स्टडी करेंगे, वो भी इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के पर्सपेक्टिव में। ये एप्लीकेबिलिटी रखता है हिंदू लॉ पे, क्योंकि मोहम्मदन लॉ की बात करें तो वहाँ पर उनके अपने विल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबिलिटी नहीं रखता। तो हिंदू लॉ के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आपने इस विल को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं विल के बारे में। देखो, पहली बात समझ लेते हैं विल का क्या मतलब होता है। अगर हम इसको जनरल वर्ड समझे विल का मतलब क्या होता है, तो विल का मतलब हिंदी में होता है इच्छा। ठीक है, तो इच्छा का मतलब है यहाँ पे कि एक व्यक्ति है, उसकी क्या इच्छा है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड उसकी क्या इच्छा है। अच्छा, हिंदू लॉ में मिताक्षरा में दाएं भाग में किस तरीके से होता है वो हम कल क्लास में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हमें समझना है जनरल विल के बारे में। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं, शुरू करते हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 जो है वो कंसोलिडेट करता है सारे लॉज जो कि इंटरस्टेट होते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया इंटरस्टेट। तो जब मैंने आपको टीपी पढ़ाया था उस वक्त बताया था कि एक इंटरस्टेट तरीके से ट्रांसफर होता है, इंटरविवोज भी होता है, और एक होता है जो है, एक तो टेस्टामेंट्री जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है इंटरस्टेट। तो टेस्टामेंट्री तो हमें पता है कि एक व्यक्ति जो लिख के जा रहा है सब कुछ, ठीक है, और इंटरस्टेट का मतलब जहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर सारे लॉज से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, टेस्टामेंट्री भी इंटरस्टेट भी, वो सब इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 ने अपने पास रख लिए हैं। कि अगर कोई व्यक्ति लिख के गया है, टेस्टामेंट्री का मतलब टेस्ट करके लिख के गया है, लिखित में है सब कुछ कि कैसे कैसे उसकी प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन होगा, वो केस। और जब वो नहीं लिख के गया, इंटरस्टेट है, तो किस तरीके से प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, वो सारी चीज़ें भी, सब चीज़ें इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 हमें बताता है। ये एप्लीकेबिलिटी मैंने अभी आपको बताया हिंदूज़ के ऊपर रखता है। तो हिंदूज़ में बुद्धिस्ट भी आते हैं, सिख्स भी आते हैं, जैन भी आते हैं। हिंदू की हमें डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, हिंदू मैरिज एक्ट के में पढ़ी हुई है, तो वो वहाँ पर एप्लीकेबिलिटी रखता है। मोहम्मदन लॉ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं रखता, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, विल क्या होता है। तो विल को समझिए, उससे पहले 4-5 टर्म्स हैं जो हमें समझनी है। पहली टर्म है विल। तो विल होती है एक डॉक्यूमेंट होती है जो सेक्शन 2 क्लोज एच इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में डिफाइन किया गया है कि विल जो होती है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा एक डेड मैन, मतलब जो एक मृत व्यक्ति होता है, वो मरने से पहले बताता है मेरी क्या इच्छा है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से जाएगी। भाई ये वर्ड यूज हुआ है विशेस, तो विशेस का मतलब विल, इच्छा, कि क्या इच्छा है कि मेरी प्रॉपर्टी होगी वो किस तरीके से जाएगी। अब आता है वर्ड कोडिसिल। तो कोडिसिल क्या होता है? कोडिसिल जो होता है वो विल से ही रिलेटेड होता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये विल हो गया डॉक्यूमेंट, मेन जो पर्पस हो गया, ये विल बना दी मेरी प्रॉपर्टी फला फला इंसान को मिलनी चाहिए, मेरे बेटे को, या बेटे को नहीं देनी तो किसी और को, जिसको भी देनी है, सब लिखा हुआ है उसने उसके अंदर। अब कोडिसिल क्या होगा, उसने साथ में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया, वो ये कहता है कि अगर मतलब कभी कुछ चेंज करना पड़े, मन बदल जाए, से जीवित रहते ही उसका जो बेटा या बेटी है जिसके साथ, जिसके लिए भी उसने विल बनाया, उसका व्यवहार उसने पहले दिया नहीं था प्रॉपर्टी अपने बेटा या बेटी को, बाद में उनका व्यवहार अच्छा हो जाता है, उसे लगता है कि नहीं मैंने गलती कर दी, इनको देना चाहिए, तो वो दे देता है। तो वो कोडिसिल एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू जो व्यक्ति होता है जिसने विल बनाई है वो उसमें एक्सप्लेन करता है कि प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्पोज होएगी। डिस्पोज का मतलब किस तरीके से ट्रांसफ़र होगी, किस तरीके से, या जो ये विल है इस किस तरीके से ऑपरेट करेगी, अगर इसमें कुछ अल्टरेशन करने हैं तो कैसे होंगे, कुछ व्यक्तियों को ऐड करना है तो कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें कोडिसिल में जो है डिफाइन की जाती है। कोडिसिल जो होता है वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। और जो टेस्टेटर होता है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ टेस्टेटर, तो टेस्टेटर का मतलब जो टेस्ट कर रहा है, टेस्टेटर का मतलब यहाँ पे जो अपनी वसीयत बना रहा है। ठीक है, तो जो वसीयत बनाता है उसके द्वारा साइन होती है और 2 विटनेसेस के द्वारा ज़रूर साइन होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री में आ जाता है कि कितने विटनेसेस की जो है अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है, तो एटलीस्ट 2 विटनेसेस की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है अटेस्ट करते हुए। ठीक है, तो जो कि इसी के थ्रू, कोडिसिल के थ्रू ही पता चलेगा कि जो टेस्टेटर था जिसने विल बनाई थी उसका क्या इंटेंशन था कि उसकी विल के साथ क्या हो। तो 2 इंपॉर्टेंट टर्म, विल एक इच्छा है, इच्छा मतलब व्यक्ति की इच्छा है, इंटेंशन है कि वो क्या चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्पोज हो। फिर कोडिसिल एक इंस्ट्रूमेंट जो उसने रखा है एक्सप्लेन करने के लिए कि जो कुछ उसने विल ने बताया है, और इसके साथ साथ इसके जो है एक्सप्लेन करना है, अल्टर करना है, ऐड करना है, वो सारी उसने बताई हुई है। फिर नेक्स्ट टर्म आता है एग्जीक्यूटर। तो ध्यान रखना, एग्जीक्यूटर कौन होता है? जब एक व्यक्ति विल बनाता है उसी वक्त बताता है वो कि जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरी जगह पर ये व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से काम करेगा। यानी विल को जो एग्जीक्यूट कराने का काम है जो करेगा वो एग्जीक्यूटर होता है। और ये अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट टेस्टेटर करता है। और ये एडमिनिस्ट्रेटर से वर्ड जो है अलग है, एक होता है एग्जीक्यूटर, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जिसको कि कोर्ट जो है अपॉइंट करती है। जब अगर विल में एक व्यक्ति ने एग्जीक्यूटर को अपॉइंट नहीं किया कि मेरी विल को इस तरीके से काम कराना, एग्जीक्यूट माने क्या होता है? काम करना, तो काम कराने वाला एग्जीक्यूटर होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटर जो काम करा
रहा है वो या जो काम कर रहा है एग्जीक्यूटर, वो एग्जीक्यूटर हुआ। जो काम करने वाला है, अब काम करना है, विल की जो भी मतलब जो भी डिस्पोज करना है वो एग्जीक्यूटर हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है। तो दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस यही है कि एग्जीक्यूटर को टेस्टेटर अपॉइंट करता है और एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है कोर्ट। अगर एक केस में विल में व्यक्ति ने एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं किया तो जो व्यक्ति होगा, मतलब जिसके फेवर में है जो भी विल है, वो जाएंगे कोर्ट के पास कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दीजिए। तब कोर्ट जो होती है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू करती है और फिर उसके बाद में उसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। तो एग्जीक्यूटर जो होता है, एग्जीक्यूटर कौन अपॉइंट करता है? टेस्टेटर, जिसने विल बनाई है। टेस्टेटर कौन है? जो जिसने विल बनाई है। उसमें बताता है कि भाई किस तरीके से आपको इसकी प्रॉपर्टी का अगर कहीं से मतलब पैसे आने हैं, पैसे का मतलब जैसे कि किराए पे दी हुई है तो पैसे आने हैं, जैसे किसी की ज़मीन है तो ठेके पे दी हुई है या पट्टे पे दी हुई है तो वो सब उगाही वगैरह, कोई उधार पे कर रहे हैं तो कैसे होंगे, प्रॉपर्टी कैसे मैनेज होगी, सब चीज़ें एग्जीक्यूटर को पता चलती हैं। और कैसे पता चलती है? ये एक और एविडेंस होता है, उसको बोलते हैं प्रोबेट। प्रोबेट क्या होता है? प्रोबेट जो होता है, जिस तरीके से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जब कोर्ट इशू करती है एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, इस तरीके से प्रोबेट होता है। प्रोबेट एक एविडेंस होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में सीधा पूछा था व्हाट इज प्रोबेट, आपके LLB वगैरह के एग्जाम्स में पूछा जाएगा व्हाट इज प्रोबेट। तो प्रोबेट एक एविडेंस होता है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया गया है, और अगर इसको रिवोक नहीं कराया जाता है तब तक मान लिया जाएगा कि जो पावर है एग्जीक्यूटर के पास है। मतलब प्रोबेट एक ऐसा एविडेंस है जिसको कि अगर नहीं रिवोक कराया जाएगा तो प्रिजम्पशन क्या होगा, या कंक्लूसिव जो प्रूफ होगा वो पावर ऑफ एग्जीक्यूटर की रहेगा कि भाई एग्जीक्यूटर के पास पावर है। The grant of probate to the executor, however, does not confer upon him any title of property. Very very important thing, इसके हमें बारे में जानना ज़रूरी है कि अगर हमने प्रोबेट की बात करी कि प्रोबेट एक एविडेंस है, एक व्यक्ति ने बता दिया कि देखो ये मेरे पास प्रोबेट है, ये मतलब मेरे को ये व्यक्ति पावर दे के गया था, टेस्टेटर ने पावर मेरे को दी थी, तो मान लिया जाएगा कि हाँ इसी के पास पावर है। अगर उसको रेवोक नहीं कराया जाता तो मतलब दूसरा व्यक्ति जो होगा जो कह रहा है कि नहीं इसके पास नहीं, उसको प्रूव करनी पड़ेगी। तो अगर खंडन नहीं हो जाता, रेवोक नहीं हो जाता, तो ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है कि एग्जीक्यूटर के पास पावर है अगर उसके पास प्रोबेट है तो। और जो अगर उसके पास प्रोबेट है तो उसका मतलब ये नहीं उसकी प्रॉपर्टी होगी, टाइटल उसके पास नहीं आएगा, टाइटल तो उसी का रहेगा जिसके नाम प्रॉपर्टी की गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलिए, मैंने आपको बता दिया लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जिसके थ्रू कोर्ट जो होती है एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करती है। ठीक है ना। अब होता है अटेस्टेशन ऑफ विल। ये मैंने आपको बताया अटेस्टेशन ऑफ विल कैसे होना चाहिए, कम से कम 2 व्यक्तियों के द्वारा अटेस्टेशन होनी ज़रूरी है, और जो टेस्टेटर होता है उसके सामने वो साइन करते हैं कि हाँ हमने भाई देख लिया है कि हाँ ये व्यक्ति ने विल बनाई है। ज़रूरी नहीं है उन्हें ये पता हो कि कंटेंट्स क्या हैं विल के, वो ज़रूरी नहीं है उन्हें पता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट एसेंशियल फीचर्स ऑफ विल। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं विल के बारे में, सबसे पहले लीगल डिक्लेरेशन। तो लीगल डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो विल से रिलेटेड होंगे या टेस्टामेंट से रिलेटेड होंगे वो लीगल होने चाहिए। लीगल का मतलब होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उस व्यक्ति ने उसको बनाया हो जो कि कॉम्पिटेंट है बनाने के लिए। अब कॉम्पिटेंसी की जब हम बात करते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे ना, कॉम्पिटेंसी की मेजर होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर्ड इन मतलब इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और जो है किसी व्यक्ति को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। तो ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ भी है कि व्यक्ति को मेजर होना चाहिए तभी वो करे, और ये सब चीज़ें इसके अंदर लीगल डिक्लेरेशन है। तो लीगल डिक्लेरेशन वही व्यक्ति बना सकता है जो कि कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट रखता हो, मेजॉरिटी हो एज की, साउंड माइंड हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये बाइंडिंग फोर्स होगा जिसके लिए बनाई जाएगी, जिसके फेवर में होगी। फिर नेक्स्ट फीचर क्या है विल का, इसमें डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। टेस्टेटर बताता है कि मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है और मैं किस किस को अपनी एसेट्स को, अपनी बिलोंगिंग्स को छोड़ के जा रहा हूँ, किसके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमें देखो ये वाली कंसेप्ट देखो कॉपर सिंडी वाली, ये मैंने आपको बताया हिंदू लॉ का मतलब ये तो आपको जनरल में आपको आज सारा जितना भी बताऊंगी जनरल ही डिस्कशन होएगा कि ये चीज़ें इसके अंदर हैं। जो हिंदू लॉ से रिलेटेड हम स्पेसिफिकली जो बात करेंगे, कॉपार सिंडी की बात करें या पार्टीशन की बात करें, या फिर हम बात करते हैं दाया भाग या फिर मिताक्षरा, वो सारी मैं आपको कल समझाऊंगी। ऑल्दो मैं आपको बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, कॉपार सिंडी की और पार्टीशन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बस एक विल वाला कंसेप्ट जो छूट गया था तो वो मैं इसलिए कंप्लीट कर रही हूँ। तो कॉपार सिंडी और पार्टीशन ज़रूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं
टेक्स इफेक्ट आफ्टर डेथ, वेरी वेरी ट्रू एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो व्यक्ति जो होगा, टेस्टेटर ने विल तो बना दी लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ही वो इफेक्ट करेगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट होती है कि उसने कहा ये मृत्यु के बाद ही उसकी विल जो होगी इफेक्ट में आएगी। तो अगर व्यक्ति ने एक विल बना दी अपने जीते जी, उसको लगा कि भाई अब मुझे नहीं पता कल को मेरे साथ क्या हो जाए, तो बेहतर कि मैं पहले से ही अपनी विल, अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपनी इच्छाएं सब लिख के जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद उसकी बाद में उसकी जो है माइंड चेंज हो जाता है, ऐड करता है, अल्टरेशन करता है, जो हमने अभी पढ़ा कि वो पढ़ सकता कर सकता है कोडेसिल के अकॉर्डिंग। तो वो फिर उसमें चेंजेस भी कर सकता है। जो पहली वाली विल होएगी उसको क्या कराना पड़ेगा, रेवोक कराना पड़ेगा। तो उसकी जो एक्चुअल विल होएगी उसकी मृत्यु के बाद ही जो होती है वो वैलिड, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, से फॉर इंस्टेंस उसने एक विल बनाई, फिर उसने पहली वाली विल को कर दिया कैंसिल, दूसरी विल बनाई, अब उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरी विल बनाने का उसका इंटेंशन था, उसे लगा कि नहीं मेरे से गलती होगी फिर बनाऊं, क्योंकि कम कोई नंबर नहीं है कि इतने नंबर तक आप बना सकते हो, इतनी बार चेंज करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई 2 बार करा लिया, अब नहीं मैक्सिमम 3 बार, ऐसा कुछ नहीं है। तो सोचता है कि अभी फिर मेरे से कुछ गलती होगी फिर चेंज कराऊं, तो इन बिटवीन उसकी डेथ हो जाती है। तो जो उसकी ये वाली विल है ना, ये हो जाएगी क्या, ये उस एप्लीकेबल हो जाएगी उसकी डेथ के बाद। ठीक है, तो और लेकिन जो इसमें देखना सेक्शन 18 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, वो कहता है कि विल को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आ जाए एग्जाम में कि क्या विल को रजिस्टर कराना कंपलसरी है, तो आंसर लिख के आएगा नहीं कंपलसरी नहीं है। लेकिन हर चीज़ जो भी रजिस्टर्ड होगी या जो भी लीगल बन जाएगी, अगर रजिस्टर करा लिया है तो उसको और कहना चाहिए उसकी जो वैल्यू है या उसकी ऑथेंटिसिटी है, या फिर बात करें उसकी जो इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हमने उसको रजिस्टर करा लिया। तो रजिस्टर आना इज़ ऑलवेज यूजफुल, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट इट्स यूजफुल एंड इट्स लाइक गोइंग टू गिव बेनिफिट अगर हम करा लेते हैं तो एक केस था नारायण सिंह वर्सेस कमला देवी। यहाँ पे कहा था कि अगर एक विल को रजिस्टर नहीं कराया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि विल जो होगी जेन्युइन नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नारायण सिंह वर्सेस कमला देवी कि अगर एक विल को रजिस्टर नहीं कराया गया तो उसकी जेन्युइनिटी पे हम शक नहीं खड़ा कर सकते। रजिस्टर कराना ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ एडवाइजेबल है कि कराना चाहिए, क्योंकि उससे उसका जो लीगैलिटी है, उसकी इंपॉर्टेंस मैंने बताया, वाइटलिटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर एक बार विल रजिस्टर हो जाती है तो वो कहाँ चली जाती है, सेफ कस्टडी ऑफ रजिस्ट्रार में चली जाती है। इसीलिए उसको टैम्पर करने का कोई कोई वो वजह नहीं बचती, टैम्पर करने का कोई मतलब नहीं बैठता, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, इसके अलावा म्यूटिलेटेड नहीं हो सकती, चुराई नहीं जा सकती। ठीक है, और अब क्या बात आती है कि विल जो होती है किसको मिलती है, जो अथोराइज्ड पर्सन होता है उसी को मिलती है। जब वो अपना उसका डेथ सर्टिफिकेट, जिस व्यक्ति की मृत्यु है जिसकी विल को वो लेना चाहता है, वो अथोराइज्ड पर्सन जो है वो डेथ सर्टिफिकेट दिखा करके उसकी विल ले लेता है, क्योंकि कह रहे हैं कि सिंस टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन ऑलवेज स्पीक्स फ्रॉम द ग्रेव ऑफ द टेस्टेटर। तो जो टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन, ऐसा कहा जाता है कि अगर जो टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन क्या है, विल क्योंकि उसने बना के गया था वो, तो उसकी ग्रेव से, उसकी कब्र में भी सिर्फ बोलेगी कि हाँ ये मेरी इच्छा, मतलब इच्छा थी। ठीक है, तो ये एक प्रूफ की तरह काम आ जाएगा। और ये बर्डन किसके ऊपर होता है, उसी के ऊपर जो कहना चाहता है कि हाँ ये विल के अंदर ये है। अब विल कितने तरीके की होती हैं, सबसे पहला है कंडीशनल विल। तो एज अ नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स, कंडीशनल विल का मतलब ये होता है कि जो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। केस लो है राजेश्वर वर्सेस सुखदेव। यहाँ पे कहा था कि ऑपरेशन ऑफ द विल वाज पोस्टपोन टिल आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर्स वाइफ। However, if it is ambiguous whether the testator intended to make a will conditional, the language of the document as well as the circumstances are to be taken into consideration. तो राजेश्वर वर्सेस सुखदेव के केस में ये कहा गया कि जो ऑपरेशन होगा विल का वो पोस्टपोन होता है। कब तक पोस्टपोन होता है, जब तक कि टेस्टेटर की वाइफ जो है वो की डेथ नहीं हो जाती, ये उसमें कंडीशन थी। अब ये एम्बिग्यूशियस था, मतलब क्लियर नहीं था कि टेस्टेटर इसको कंडीशन बनाना चाहता था कि नहीं। तो ये कह रहा है कि कंडीशनल जब भी विल बनती है तो उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं कंडीशन बनाना चाहता हूँ। कंडीशनल विल वही जो कि किसी कंडीशन पे बेस्ड होगी, और वो डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट्स का मतलब विल से क्लियर होने चाहिए वर्ड्स कि हाँ वो इस चीज़ को, इस बात को कंडीशन बनाना चाहता था, और अगर ये कंडीशन होती वो तभी विल को इफेक्टिव माना जाता। तो कंडीशनल विल बेस्ड ऑन समथिंग, सम हैपनिंग ऑफ ए कंडीशन। जॉइंट विल्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा, जॉइंट माने क्या होता है, 2 या 10 से ज़्यादा लोग मिले और उन्होंने कुछ चीज़ बनाई, तो यहाँ क्या बनाई, विल बनाई। तो 2 या 10 से ज़्यादा लोग जब मिल करके एक विल बनाते हैं तो उसको जॉइंट विल बोलेंगे। अब इसमें जब उन्होंने कहा जब जॉइंट विल ज्वाइंट हो जाती है तो फिर ये दोनों की डेथ के बाद ही होएगी। ये जो इट विल नॉट बी एडमिटेड टू प्रोबेट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इदर एंड आर रेवोकेबल एट एनी टाइम बाय द ड्यूरिंग द जॉइंट लाइफ्स ऑफ
आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर। कि क्या कह रहे हैं कि जब जॉइंट विल है तो दोनों ने बनाई कंबाइन करके, तो दोनों की डेथ के बाद ही इसको इफेक्टिव माना जाएगा। फिर म्यूचुअल विल्स है, तो म्यूचुअल विल्स का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो अग्री हो जाते हैं कि हमें म्यूचुअल विल बनानी है। क्या मतलब, दोनों को रेसिप्रोकल बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं रेसिप्रोकल मतलब ये तुम्हें मिलेगा, ये मुझे मिलेगा, इस तरीके से बना लिया उन्होंने, ठीक है, इससे मुझे बेनिफिट, इससे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। अब प्रिविलेज विल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 65 और 66 के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजन बताए गए हैं। अब प्रिविलेज्ड विल क्या है? प्रिविलेज्ड का मतलब हमें पता है, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी हमने ये वर्ड पढ़ा था प्रिविलेज्ड, कि मतलब किसी को हम एक तरीके से एक प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो कैसे प्रेफरेंस दे रहे हैं? कि किन्हें दे रहे हैं? कि सोल्जर्स को दे रहे हैं, चाहे वो मतलब आर्मी के सोल्जर्स हैं, चाहे एयरफोर्स के हैं, और चाहे वो फिर हमारे इंडियन नेवी के हैं। तो उनको ये प्रेफरेंस दी जा रही है कि जब वो एक्चुअल सर्विस में होते हैं और वॉरफेयर में होते हैं, मतलब एक युद्ध छिड़ जाता है, तो उनको प्रिविलेज मिला गया कि वो उस वक्त जब उन्हें लगे कि हाँ ऐसी कोई कंडीशन हो गई है अचानक से कि अब मैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, डेथ उनके बिल्कुल सर पे है, उनको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, तो वो सोचते हैं कि मैं अब इस वक्त विल बना लूँ, तो वो विल बना सकते हैं। उसके लिए जो भी प्रोविजंस होते हैं विल से रिलेटेड, उन्हें यहाँ पर मतलब गवर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि टेस्टिंग विटनेस को बुलाया जाए, वो पूरे लिखित में चेक करी जाए, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली डिक्लेरेशन करके भी अपनी विल बना सकते हैं। तो ये स्पेशल प्रोविजंस हैं जो कि प्रिविलेज विल को मिले हैं, जाकि बाकी सारे सेक्शन जो होंगे वो जनरल प्रोविजंस हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलिए, हु कैन मेक ए विल। तो मैंने अभी बताया आपको, जो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बना सकते हैं। तो सेक्शन 59 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट कहता है कि जो व्यक्ति साउंड माइंड होता है, सबसे पहली बात तो यही है, वो बना सकते हैं, और जिसने एज ऑफ मेजॉरिटी अचीव कर ली हो वो बना ले। तो क्योंकि टेस्टेटर को पता होना चाहिए कि वो जो अपनी प्रॉपर्टी है वो किसको दे रहा है, और उसको ये भी समझना जरूरी है कि किस हद तक उसकी प्रॉपर्टी के क्लेम्स कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या क्लेम, क्या क्या कहाँ किस किस को क्या क्या मिलेगा। स्विफिन वर्सेस स्विफिन में ये बात कही गई थी कि टेस्टेटर को एक डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए समझने की कि वो क्या कर रहा है, और क्या वो मतलब उसने ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो वो कर रहा है उसको पता नहीं है, और उसे ये भी पता होना चाहिए कि वो जो कर रहा है उसके बाद यू नेवर नो, हो सकता है उसकी डेथ इन बिटवीन हो जाए, कि वो माइंड मेकअप करता है इससे पहले कि मुझे विल चेंज करनी है, उससे पहले उसकी डेथ हो जाए। तो जो वो व्यक्ति जो बना रहा है विल, उसके दिमाग में पूरी मतलब कैपेबिलिटी होनी चाहिए चीज़ों को समझने की कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है, ठीक है। तो माइनर को माना जाता है कि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसी वजह से जो है उनको ये चीज़ नहीं दी जाती है कि वो जो है विल बना सकें। अब आता है इसके अलावा दूसरे कुछ पर्सन्स बताए गए हैं। सेक्शन 59 की एक्सप्लेनेशन दी गई है तीन एक्सप्लेनेशन में कुछ बातें गई हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं कि हिंदू मैरिड वुमेन जो है, जो वो अपने विल को बना सकती हैं, लेकिन उसी हद तक जिन प्रॉपर्टीज़ को वो अपने जिंदा रहते रहते एलिनेट कर सकती हैं, मतलब जिनको वो एलिनेट कर सकती हैं, ट्रांसफ़र कर सकती हैं, उन्हीं से रिलेटेड वो विल बना सकती हैं। एक्सप्लेनेशन सेकंड कहती है कि जो व्यक्ति डेफ हैं, डम हैं या ब्लाइंड हैं, वो विल बना सकते हैं किन कंडीशंस में, अगर वो प्रूफ कर दें कि उन्हें पता है कि वो किनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि देखो, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेनेशन सेकंड कहता है कि जो व्यक्ति डेफ है, डम है, और उसके अलावा जो ब्लाइंड है, उन्हें इनकैपेबल नहीं माना कि वो उनके पास मतलब इनकैपेसिटी रखते हैं वो, कि वो नहीं बना सकते विल। उन्हें माना कि उनके पास कैपेसिटी है, बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब अगर कोई किसी व्यक्ति की, दूसरा व्यक्ति किसी की शारीरिक अक्षमता को, मतलब फिजिकल इनकैपेसिटी को एडवांटेज ना ले ले, ये वाली बात यहाँ पर की गई है इस इनडायरेक्ट वे में। कि जैसे अगर फॉर इंस्टेंस अगर कोई व्यक्ति नहीं देख सकता, तो उसको नहीं पता कि उसकी कौन से कागज़ पे उसके साथ जो है साइन कराए जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को पता अगर है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो विल बना सकता है। और अगर किसी ने धोखे से उसका साइन कराए हैं, तो फिर वो चीज़ गलत है, वो विल को फिर गलत माना जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी फिजिकल इनकैपेसिटी इंपेयरमेंट से वो गुजर रहा है, डेफ है, डम है या ब्लाइंड है, तो वो विल तभी बना सकते हैं जब उन्हें पता हो कि वो जो उनके साथ हुआ है वो उन्हें अच्छे से पता है। एक्सप्लेनेशन थर्ड ये कहते हैं कि जो पर्सन मेंटली इल है, इसको मानसिक बीमारी है या मतलब इनसेन है, उन्हें नहीं समझ में आता कि क्या उनके साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, तो वो जो है विल नहीं बना सकते हैं।
लेकिन फिर उन्होंने ये भी आगे कहा है कि वो जो व्यक्ति कभी कभी मतलब जैसे अगर इंटरमिटेंटली उसके साथ होता है, उसकी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ठीक रहता है व्यक्ति, तो वो जो है जब वो ठीक रहता है उस दौरान जो है वो बना सकता है विल। अब देखो एक चीज़ मैं आपको भी लाइक बीइंग ए टीचर मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको मतलब इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, हाउ डू यू वांट टू टेक द थिंग्स। आप चाहे उस पर कुछ गलत बोलें, मुझे सही बोलें, बट इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई इवन माई अमल रिक्वेस्ट से अगर कोई व्यक्ति जो है वो मेंटली इल है, ठीक है, ये एक बीमारी होती है। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, मैं कई वीडियो सुनती हूँ, देखती हूँ, जब यहाँ पर इन वर्ड्स को, इन टर्म्स को पागल बोला जाता है, आई रियली रियली गेट हर्ट। क्योंकि जिस तरह से एक फिजिकली किसी को बीमारी होती है, हमें बुखार हुआ, किसी को कुछ बीमारी हुई, किसी को कुछ, इस तरीके से एक मेंटल सिकनेस भी होती है, बीमारी होती है, इलनेस होती है, तो उसमें उस व्यक्ति का, बंदे का जोर कुछ नहीं चलता। इवन वो तो उस व्यक्ति से भी बुरी हालत में होता है जो कि फिजिकली किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। एटलीस्ट द पर्सन जो फिजिकली किसी चीज़ से गुजर रहा है वो अपने दुख को, सोरो को, ग्रीफ को बता सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो मेंटली किसी चीज़ से गुजर रहा है, मेंटली इलनेस से गुजर रहा है, तो वो तो उसके पास तो वर्ड्स भी नहीं है कि वो कैसे बताए कि मैं क्या गुजर रहा हूँ। और शायद हम इनसेंसिटिव इतने हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि वो कैसे गुजर रहा है, और लाइक वी आर सो मच एक्चुअली इनसेंसिटिव कि उनको हम बोलते हैं पागल, रेदर वी आर पागल ना, जो समझ नहीं पाते पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, और बोल देते हैं ब्लंटली पागल। तो आई वुड नेवर से कि ये वो व्यक्तियों को ऐसे कुछ, वो मेंटली परेशान है, इलनेस है, तो वो मेंटली इलनेस की यहाँ पर उन्होंने बात की, पागल नहीं बोला। भले ही इसका मतलब हिंदी में ऐसे होता हो, बट मैं कभी भी नहीं बोलूँगी और आपको भी बोलूँगी मत बोलिए करिएगा, सोचिए करिएगा एक बार, जिसके साथ हो रहा होता है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज लाइक इन विच सिचुएशन दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू, तो वो समझ के सोचिए। किसी व्यक्ति को ऐसे ब्लंटली बोल देना कितनी गलत बात है ना। तो यही बात है कि साउंड माइंड अगर मतलब उसको इंटरमिटेंटली अगर इसको प्रॉब्लम होती है, तो जब उसको प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं कैपेबल है कि वो बिल बना पाए, लेकिन जब वो ठीक है उस वक्त अगर वो बिल बनाता है तो वो चीज़ मानी जाएगी। अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है कि जब बिल है वो फ्री वॉल्यूशन में बनी थी, मतलब उसको प्रॉपर था, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो किसके पास आएगी? वो उस पर्सन के पास है जो प्रोपाउंड करता है विल को, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं रेवोकेबिलिटी पे। तो मैंने अभी बताया आपको रेवोकेशन हो सकता है, तो सेक्शन 62 यही बात कहता है कि जो मतलब विल है वो रेवोक हो सकती है, अल्टर हो सकती है कितने भी टाइम पर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ टेस्टेटर। अब सेक्शन 70 ये कहता है कि किस तरीके से रेवोक हो सकती है। तो सेक्शन 70 कहता है कि सिर्फ कह देना कि मैं पहले वाली विल को कैंसिल कर रहा हूँ, इतना काफ़ी नहीं है, ठीक है, बल्कि रेवोकेशन क्या होना चाहिए? रिटन में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, और एक एक्सप्रेस रेवोकेशन होनी चाहिए, क्लोज आनी चाहिए कि मेरी जो पहली वाली विल्स हैं, पहले वाली कोडेसिल्स हैं, उन्हें कैंसिल कर दिया जाए। अगर कोई एक्सप्रेस क्लोज नहीं है ये बताने के लिए कि पहले वाली विल को कैंसिल कर दी जाए, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब वो जो पहले वाली विल है उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो इफ देयर इज नो एक्सप्रेस क्लोज टू द इफेक्ट देन द फॉर्मर विल वुड बिकम इनवैलिड टू द extent of its inconsistency with the latest will. This is known as the implied revocation. अगर ऐसा हो रहा है कि पहले वाली विल से और अब वाली विल में कोई इनकन्सिस्टेंसी है, तो पहले वाली विल उतनी तक, उस हद तक तो वो मान लिया जाएगा कि रेवोकेट हुआ था, अदरवाइज पहले वाली विल को रेवोकेट नहीं माना जाएगा। तो रेवोकेशन होना जरूरी है, रिटन में होना जरूरी है कि मैं जो है अब ये अपने पहले वाली विल को रेवोकेट कर रहा हूँ। तो रिटन में होना चाहिए, डिक्लेरेशन के थ्रू एक इंटेंशन बना के कि रेवोक करना है, और राइटिंग साइन होनी चाहिए टेस्टेटर के द्वारा। ऑब्वियस ही बात है, जो टेस्टेटर बनाएगा दूसरी विल उसको साइन करना जरूरी है, और फिर से 2 विटनेसेस को उसके ऊपर साइन करना जरूरी है। जैसे विल बनती है बिल्कुल इस तरीके से डीड ऑफ रेवोकेशन भी बनती है। और इसके अलावा विल जो होती है वो जला करके या फाड़ के भी टेस्टेटर जो है उसको कर सकता है, या कोई और व्यक्ति उसकी प्रेजेंस में, टेस्टेटर की प्रेजेंस में उसको फाड़ के या उसको जला के कर सकता है। अब जलाना या फाड़ने का मतलब यह है कि वो एक्चुअल भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है। अब जब एक्चुअली अब सिंबॉलिक की बात करें तो बर्निंग का मतलब होता है कि वो जो विल है वो इस हद तक चलनी चाहिए कि वो सभी की सब जल गई है। इसके अलावा जो विल फाड़ने की बात होती है तो उसको टुकड़े टुकड़े करने की जरूरत नहीं, टुकड़े टुकड़े करे और फेंके नहीं, अगर थोड़ा सा भी फाड़ दिया है तो भी समझ में आए कि विल को रेवोक कर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अल्टरेशंस।
नेक्स्ट पे चलते हैं अल्टरेशन। तो अल्टरेशन सेक्शन 71 कहता है कि अल्टरेशन हो सकता है विल में, और अल्टरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्टेटर के सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं, अटेस्टिंग विटनेस के सिग्नेचर होने चाहिए मेमोरेंडम के द्वारा टेस्टेटर पे, मेमोरेंडम से होना चाहिए, कंपनीड बाय मेमोरेंडम, साइन बाय टेस्टेटर और टेस्टिंग विटनेस एट द एंड ऑफ विल और सम अदर पार्ट रेफरिंग टू द अल्टरेशन। ठीक है, तो अल्टरेशन पॉसिबल है। वर्डिंग्स ऑफ द विल, तो कोई ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं है कि आपको ये लिखने हैं। सेक्शन 74 कहता है कि विल जो किसी भी फॉर्म में किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, कोई टेक्निकल वर्ड्स नीडेड नहीं है विल के लिए। लेकिन टेक्निकल वर्ड्स अगर हम प्रिजम्पशन की बात करें तो लीगल सेंस में पता होना चाहिए कि ये कहना चाह रहा है कि मैं जो है विल बना रहा हूँ, और मेरी मतलब जो वर्ड्स वो लिख रहा है ना उससे पता होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन बता रहा है। कोई पर्टिकुलर ग्रामेटिकल अगर एरर होगी तो उसको इमैटेरियल माना जाएगा, मतलब वो इससे कोई विल कैंसिल नहीं होने वाली है, ये वाली बात है। एक इसमें केस देखिए आप, गनाम्बल अम्मल वर्सेस राजू अय्यर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्डिनल मैक्सिम टू बी ऑब्जर्व बाय द कोर्ट इन कॉन्स्ट्रिंग ए विल इज द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर। द इंटेंशन इज प्राइमरली टू बी गैदर्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट विच इज टू बी रेड एज ए होल। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज से समझना है, उसके इंटेंशन को पता कराना है। उसके क्या वर्ड्स हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किन वर्ड्स में उसने डिक्लेयर किया कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिससे कि उसका इंटेंशन क्लियर पता चल जाए। तो वर्डिंग ऑफ द विल सेक्शन 74। और प्राइमरी ड्यूटी क्या है कोर्ट की, टू डिटरमाइन करना है द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर फ्रॉम द विल इटसेल्फ बाय रीडिंग ऑफ द विल, अभी मैंने आपको बताया। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ ए विल की बात करें तो विल जो होती है कैसे एग्जीक्यूट होती है, जब डेथ हो जाती है टेस्टेटर की, तो जो एग्जीक्यूटर होता है विल को, जब हमने अभी पढ़ा था एग्जीक्यूटर जो होता है जो अपॉइंट किया जाता है, या फिर उसका कोई भी उत्तराधिकारी जो डिसीज्ड का उत्तराधिकारी होता है वो प्रोबेट के लिए जा सकता है। अब जो कोर्ट होती है वो दूसरे हायर से पूछेंगे जो डिसीज के हैं कि क्या उन्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है विल से रिलेटेड। अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होते तो कोर्ट प्रोबेट ग्रांट कर देती हैं। प्रोबेट क्या है, मैंने अभी बताया आपको, कॉपी है सर्टिफाइड बाय द कोर्ट की ये जो इस तरीके से जो है विल आपकी बनी है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, देखो फिर से देखो, मैंने आपको पहले ही बताया। तो देखो स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोबेट क्या होता है, वो एविडेंस होता है कि ऐसे एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया है, और जब तक कोई भी इसके खिलाफ जो है रेवोकेशन नहीं आ जाएगा, उसको नहीं रिवोक किया जाएगा, तब तक मान लिया जाएगा कि उसके पास एग्जीक्यूटर के पास पावर है। तो मतलब ये एक एविडेंस होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो जो व्यक्ति जिसको एग्जीक्यूट करानी है विल, वो जाएगा और कोर्ट से प्रोबेट लेगा, और प्रोबेट जो होगा कंक्लूसिव एविडेंस होगा जेन्युइननेस ऑफ विल का। और फिर उसके बाद इसी के बाद जो होती है प्रोबेट के बाद ही जो होती है वो विल जो होती है ऑपरेशन में आती है। फिर सिग्नेचर ऑफ टेस्टेटर की बात करें तो सेक्शन 63 की क्लोज ए कहती है कि टेस्टेटर या तो साइन करेंगे या अफिक्स करेंगे मार्क को। पता है अगर पढ़े लिखे नहीं है, मतलब उनको साइन करने नहीं आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हमें अच्छे से पता है थंब इम्प्रेशन जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। फिर रेस्ट्रिक्शन की बात करें विल के ऊपर तो सबसे पहले सेक्शन 113 को कहते हैं कि जिसमें कह रहे हैं कि अनबोर्न पर्सन को कोई भी ट्रांसफर हो रहा है विल के थ्रू तो वो इनवैलिड होगा। और इनवैलिड कैसे, हमें अच्छे से पता है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में भी है कि उससे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। और वो प्रायर इंटरेस्ट को ऐसे क्रिएट करके जो अनबोर्न पर्सन होता है उसमें सारे का सारा जो होता है हमें रिमेनिंग जो होता है वो सब के सब उसके पास जाना चाहिए, उस व्यक्ति के पास जो अनबोर्न होता है। तो सोफर वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ बंगाल के केस में क्या हुआ था, एक ग्रैंडफादर थे जिन्होंने अपने ग्रैंडसन को बिक्वेस्ट किया, बिकॉज मतलब प्रॉपर्टी दी जो अभी होने वाला था, हुआ नहीं था ग्रैंडसन, उन्होंने क्या किया, प्रायर इंटरेस्ट अपने सन और डॉटर इन लॉ में क्रिएट किया। मतलब एक व्यक्ति थे ए जैसे समझ लो, तो उनके जो बेटा और बहू थे उन्होंने उनको पहले इंटरेस्ट दिया कि मैं आने वाले टाइम में जो मेरा पोता होगा ना तो उसको मेरी प्रॉपर्टी मिलेगी, पर प्रॉपर्टी अभी किसके पास होगी, क्योंकि अनबोर्न पर्सन के केस में पहले कब जाती है, एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो प्रायर इंटरेस्ट कहाँ था, सन और डॉटर इन लॉ, मतलब पुत्र और पुत्रवधू में। अब कोर्ट ने अब हेल्ड किया कि जो ट्रांसफर था अनबोर्न पर्सन का वो, और जो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हुआ वो ट्रांसफर हुआ ग्रैंडसन्स को, जब वो बोर्न होगा तो ओनली द एंजॉयमेंट ऑफ पोजेशन वाज पोस्टपोन टिल दे अचीव द एज ऑफ 21, द ट्रांसफर वाज हेल्ड टू बी वैलिड। तो इस केस में यही हुआ था कि उन्होंने कहा कि भाई एंजॉयमेंट पूरा का सारा प्रॉपर्टी किसको दे दी थी, पोते को दे दी थी, लेकिन जब तक वो 21 ईयर्स का नहीं हो जाएगा तब तक वो किसके पास रहेगी, उन पुत्र और पुत्रवधू के पास। तो इसमें इस चीज़ को उनके ट्रांसफर को वैलिड मान लिया गया था। गिरीश दत्त वर्सेस दाता दिन, ये केस बहुत फेमस है। इसमें क्या हुआ था,
प्रॉपर्टी जो थी वो ट्रांसफ़र होगी एक फीमेल डिसेंडेंट को। फीमेल मतलब जो भी हमारे घर में पुत्री पैदा होएगी हम उसको अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे। ओनली इफ़ द पर्सन डिड नॉट हैव एनी मेल डिसेंडेंट, लेकिन किस कंडीशन में, अगर कभी मतलब जो है मेल डिसेंडेंट नहीं होता तो फीमेल को मिलेगी। अब कोर्ट ने कहा कि सिंस द ट्रांसफर प्रॉपर्टी वाज डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन देन देयर हैज़ टू बी नो मेल डिसेंडेंट, द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वाज लिमिटेड एट नॉट एब्सोल्यूट एंड देयर बाय द ट्रांसफर वाज वॉइड। तो इसी वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ भी बन जाता है, क्योंकि उसमें इन्होंने कहा, हमने ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत डिटेल से पढ़ा था, जब भी अनबोर्न पर्सन के फेवर में कोई इंटरेस्ट जाता है तो सबके सब इंटरेस्ट जो होता है व्यक्ति के पास आना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। तो यहाँ कंडीशन रखी कि महिला के पास तब जाएगा अगर पुत्र नहीं होगा, मतलब अगर पुत्र नहीं पैदा होता तो पुत्री को मिलेगा। तो कंडीशन रखी हुई है, तो ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है, तो ये ट्रांसफर वॉइड हो गया। ठीक है, वैलिड होने के लिए क्या, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए, लिमिटेड नहीं। इसके अलावा ट्रांसफर मेड टू क्रिएट परपेचुटी। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 114 की बात करते हैं, ट्रांसफर मेड टू क्रिएट परपेचुटी। तो अगर कोई ऐसा ट्रांसफर बनता है जो परपेचुटी क्रिएट करना, मतलब कह रहे हैं कि निरंतरता को खराब करना है। जैसे हमने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा था कि अगर एक प्रॉपर्टी है उसको एक ही जगह पे नहीं बांध के रख सकते, मतलब किस तरीके से नहीं उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता कि वो आगे ट्रांसफ़र ही ना हो पाए। जैसे एक ने एक प्रॉपर्टी दो को दे दी और कहा कि सारे के सारे अधिकारी है, आगे आप किसी को दे नहीं सकते, तो वो इस तरीके का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, क्योंकि जो निरंतरता की वजह से हमने बात करी, एक बॉल फेंकी तो बॉल घूमती रहे, उसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। यही बात कहने की प्रॉपर्टी से क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट होता है अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम एक जगह बांध देते हैं प्रॉपर्टी को। तो यही बात ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है विल के थ्रू कि एक ही व्यक्ति में चली जाती है प्रॉपर्टी, तो वो जो होता है गलत होता है, वो वॉइड होगा। ऐसे ही ट्रांसफर टू ए क्लास सम ऑफ होम में कम अंडर अबव रूल, जो अभी हमने पढ़ा। अगर ऐसे होता है कि एक विल बनाई, ठीक है, विल में कह दिया कि ये विल है, विल का इतना पार्ट कह दिया कि परपेचुटी, मतलब अब ये जो है आगे नहीं बढ़ेगा, ये निरंतरता को हमने बाध्य कर लिया, ठीक है। या फिर हमने इतना पार्ट जो है वो एक अनबोर्न पर्सन के लिए रखा था, लेकिन उससे पहले प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया। ये दोनों चीज़ें हो गई, बाकी की प्रॉपर्टी सारी वैलिड है, जो विल बनाई है बाकी की प्रॉपर्टी की विल जो है वो वैलिड है। तो ये वाला पार्ट होगा, सेक्शन 115 कहता है कि वॉइड हो जाएगा, बाकी क्लियर रहेगा। तो अगर इन दोनों सेक्शंस में जो हमने पढ़े हैं पहले, उनमें अगर कोई प्रॉपर्टी आती है तो वो तो वॉइड होगा, बाकी जो होगा वो वैलिड रहेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। तो अगर ऐसे होता है कि ट्रांसफर तभी होगा, जो हमने सेक्शन 113 या 114 में पढ़ा कि प्रायर इंटरेस्ट के फेलियर होने के बाद जो है ट्रांसफर होएगा, तो ये वाली कंडीशन भी जो होगी वो वॉइड होगी। क्या कह रहा है सेक्शन 116, that whereby reason of any of the rules contained in section 113 and 114 and bequest in favor of a person of a class of person is void in regard to such person or the whole of such class, any bequest contained in the same will and intended to take effect after or upon failure of such prior bequest is also void। तो अभी हमने जो पढ़े सेक्शंस, उनमें अगर ऐसे कुछ होता है, जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर होना है कि भाई पहले प्रायर इंटरेस्ट फेलियर होगा, फिर उसके बाद ही ट्रांसफ़र होगा, कि हमने पहले ये कर दिया, पहले ये जो होगा वो फेलियर होगा, प्रायर इंटरेस्ट तब ट्रांसफ़र होगा, तो ये वाली कंडीशन भी होगी, वो वॉइड होएगी। अब इसके अलावा इनवैलिड विल्स कौन सी हैं? इनवैलिड विल्स वो होती हैं जो कि किसी व्यक्ति की फ्री कंसेंट पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। यानी कि जैसे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि अगर कभी किसी व्यक्ति की कंसेंट को फ्रीली नहीं लिया जाता, कैसे, या तो कॉर्जन के थ्रू लिया गया, या फ्रॉड के थ्रू लिया गया, या अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू किसी की कंसेंट ली गई है, तो उस वक्त वो उसके जिस व्यक्ति की कंसेंट ली गई थी तो वो वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट एट द इंस्टेंस ऑफ दैट पर्सन। यहाँ पर इनवैलिड विल के कंटेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से हुआ है, किसी की जो कंसेंट है वो फ्रीली नहीं मतलब फ्रॉड है या कॉर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो उस केस में क्या होगा, वो वैलिड हो जाएंगी विल इनवैलिड में कन्वर्ट। ठीक है, तो सेक्शन 89 कहता है कि अगर विल अनसर्टेन है, दैट इफ द विल वर अनसर्टेन, कि वो जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है वो क्या है, तो इनवैलिड होगा। पहली बात ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉड, कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा तो भी इनवैलिड हो जाएंगी। दूसरी बात 89 कहता है जब उनका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट अनसर्टेन है तो विल जो होंगी इनवैलिड हो जाएंगी। 124 कहता है कि अगर जो कंटिंजेंसी लेगेसी है और वो किसी एक कंटिंजेंसी पे ही डिपेंड करती है तो वो विल भी जो होंगी वो इनवैलिड हो जाएंगी। 127 कहता है कि अगर एक बीक्वेस्ट है वो इलीगल या इमोरल कंडीशन पे बेस्ड है
तो भी जो हमारी विल होंगी वो क्या हो जाएंगी, इनवैलिड हो जाएंगी। तो विल जो है वो इनवैलिड इन तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विल का कंसेप्ट जो जनरल हमें समझना था। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो। और रही बात चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने की, तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर करिएगा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा, मेरी वीडियो नहीं समझ में आई या विल की बात नहीं समझ में आई जो मैं बताना चाह रही थी, तो कोई इशू नहीं है। ऑल द बेस्ट देन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।